It's actually working. Again, good thing. अच्छा, टाइटस मीडिया विद एफ्यूजन किस फेज में था? देखो, जो ट्यूबल ब्लॉकेज हमने अभी किया है उसमें था थिन सिक्रीशंस हो जाती हैं व्हेन इट प्रोलॉन्ग ट्यूबल जब ब्लॉकेज रहेगा, डायसफंक्शन रहेगा, तो थिन वाटरी म्यूकोइड सिक्रीशंस होंगी। तो जो ग्लू एयर है इट हैज लॉन्गर टेन्योर की डिजीजेस होंगी, एडिनोइड के फंक्शंस होंगे। ये देखो, ग्लू एयर में पतली सिक्रीशंस होंगी, ठीक है, बबल्स बने हुए होंगे। ठीक है, ग्लू एयर को क्या कहते हैं? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होंगे। और क्रॉनिक is the insidious condition characterized by accumulation of non-purulent, पसी नहीं है ये fluid है, thick, viscid, but sometimes thin and serious है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होता है ये। अब हुआ क्या है, मेल फंक्शनिंग होगी, यूस्टेशन ट्यूब अनेबल, हवा नहीं जा रही इधर से, ठीक हो गया। या फिर मिडल एयर म्यूकोसा खुद ही ओवर सिक्रीशन स्टार्ट कर दी है उसने। एलर्जीज एंड मेल फंक्शनिंग यूस्टेशन ट्यूब्स, एडिनोइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, अनसॉल्व्ड ओटाइटिस मीडिया एंड वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन से ना पसी नहीं होती, थिनर सिक्रीशंस होती हैं। इसमें हेयरिंग लॉस के साथ आएगा, पेन होगा, चाइल्ड का बिहेवियर चेंज होगा, उसको सुनाई नहीं देता होगा। कोन ऑफ लाइट इसमें एब्सेंट होगी। अच्छा, एक VHS लिख के देता है, डल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज। डल का मतलब भी वही है कि तो उसके लैंडमार्क लॉस है। एम्बर कलर का ड्रम है, एम्बर कलर, एम्बर मतलब होता है एम्बर लाइटर येलो शेड होता है, और कोन ऑफ लाइट नहीं होती। और नेगेटिव प्रेशर की वजह से, नेगेटिव प्रेशर क्यों है? बिकॉज यूस्टेशन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, एयर का कोई पैसेज नहीं है, तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है और बबल्स नजर आ रहे होते हैं। ये देखो, थिक एम्बर कलर फ्लूइड है, डल सी है। सम ऑफ द लैंडमार्क्स कैन बी सीन, सम ऑफ देम आर लॉस्ट, अंदर फ्लूइड भी नजर आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन अब जब ट्यूनिंग फोक से करोगे तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा। ऑडियोमेट्री में कंडक्टिव हियरिंग लॉस विल बी 20 to 40 डेसिबल्स, ठीक हो गया। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में फ्लैट कर्व आएगा। फ्लैट कर्व तब आता है, इसका मतलब है कि अंदर फ्लूइड है कान में। अभी ये ऑडियोग्राम वाले कर्व्स भी करने हैं, इसका मतलब है फ्लूइड है। और एक्सरे मेस्टोइड्स में क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स भी आ सकती है, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। मिडिल एयर कैविटी के कंटेंट्स बताओ, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ मिडिल एयर कैविटी? Ossicles, editors, antrum, mastoid air cells, nobody mentioned editors, antrum, eustachian tube, mastoid air cells. So clouding of air cells भी होती है due to fluid. ये सब flat type of curve, fluid की वजह से। ट्वेंट्रन में इसमें क्या हमें फाइंडिंग मिल रही है? What are the finding in this graph? भाई दो लाइंस हैं, simply means conductive hearing loss. This is the maximum you should be able to identify कि bone conduction और air conduction में फर्क आ गया। एक्सरे मेस्टोइड करवाया तो उसमें क्या आ गया? क्लाउडिंग आ गई ऑफ द एयर सेल्स। ट्रीटमेंट क्या है? अगेन स्टार्ट विद नेजल डिकंजेशन ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी, बिकॉज एलर्जी वाज द कॉज ऑफ कॉजिंग। जो एलर्जी से सिक्रीशंस हो रही थी वो आपके मिडिल एयर को भी अफेक्ट कर रही थी। उसके बाद वल्सल्वा मनूवर, इससे क्या होगा? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाएगी। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है। वल्सल्वा होता क्या है? वल्सल्वा में क्या करते हैं आप? क्या करते हो? नाक बंद करते हो और मुंह बंद कर लेते हो और जोर लगाते हो,
ट्राई टू डू इट फॉर अ मिनट। क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाएगी जो अंदर की तरफ आई हुई एयर प्रेशर चेंजेस की वजह से। ठीक है, नेजल डीकंजेशन ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी मेजर्स और मिडिल एयरेशन के लिए वल्सल्वा मैनूवर। देखो, पिंच करना है नोज, मुंह में हवा भरनी है, तो इससे क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जाएगी। और बच्चे ये कर नहीं सकते, तो चिल्ड्रन आर अनेबल टू डू इट, तो पोलिटराइजेशन कराते हैं उन्हें, वो नाक से इसमें जोर लगाते हैं, एंड देन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कम्स आउट, जो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हुई हुई है। अब सर्जरी अगेन मेनिंगोटमी, ग्रोमेट इंसर्शन, इसको इंसिजन दे के उसमें से निकालो, फ्लूइड ग्लू एयर हुआ पड़े अंदर सारा, थिन सीरियस सिक्रीशन से उसको निकालो, और साथ में वो लगा दो थोड़ी सी नेट, ग्रोमेन सेशन होती है, इस तरह से नेट होती है, इससे कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहता है, अगर दोबारा फिल हो रहा है तो इट विल बी कीप ऑन ड्रेनिंग, हमें दोबारा इंसर्ट करने की मेनिंगोटमी इंसिजन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टू डू होल इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देयर इज नो नीड टू डू। उसके बाद है कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी। व्हाट इज कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी? डिड यू सी कि अभी इनके मेस्टोइड एयर सेल्स में क्लाउडिंग और फ्लूइड हुई हुई थी। कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी इज सिंपल मेस्टोइडेक्टमी, इसमें जो मेस्टोइड सेल्स है ना वो क्लियर करने, अंदर उनके अंदर भी सारा ना फ्लूइड जमा हुआ हुआ था, तो उसको भी क्लीन करना है। और सिंस इसका कॉजेटिव एजेंट टॉन्सिलाइटिस और एडिनोइड्स हैं, जब तक वो ट्रीट नहीं करोगी ईस्ट्रेशन ट्यूब ब्लॉक रहेगी और सिक्रीशंस चलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। ये देखा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल करके ग्रो में डाला हुआ जी, इसमें होल्स है ताकि निकलता रहे जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। ये मेनिंगोटमी और उसके बाद ग्रो में इंसर्शन। A 5-year-old child is brought to OPD with complaints of watching television at loud volume and lack of attention. She has a chronic nasal obstruction or examination. Tympanic membrane is dull and bulging. What is the diagnosis? And how will you confirm your diagnosis? ग्लू एयर है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन और ग्लू एयर है। कंफर्म कैसे करेंगे डायग्नोसिस? एक तो देखो लाउड वॉल्यूम पे सुन रही है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसको सुनाई नहीं देता, लैक ऑफ अटेंशन है बिकॉज शी इज अनेबल टू लिसन, हाउ विल शी रिस्पॉन्ड, क्रॉनिक नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रॉनिक है इसको, और टिम्पैनिक में डल है, बल्जिंग है का मतलब फ्लूइड भरा हुआ है। How will you confirm your diagnosis? To confirm diagnosis, I will perform otoscopic examination, loss of light reflex, cone of light नहीं नजर आएगी, ब्लू कलर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, ठीक हो गया, एयर फ्लूइड लेवल्स बबल्स उसके अंदर नजर आएंगे, और ट्यूनिंग फोक टेस्ट से कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा, ठीक है, ऑडियोमेट्री से मुझे एक्यूरेट पता चल जाएगा 20 to 40 डिग्री का डेसिबल का लॉस होगा। और वन थिंग आई टोल्ड यू कि इसमें फ्लैट कर्व होता है, फ्लैट कर्व इसलिए होता है जब फ्लूइड आ जाता है मिडिल एयर में, और एक्सरे कराएंगे शोला व्यू में, उसमें क्या आएंगे, क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल आएगी। ट्रीटमेंट है कि ये नेजल डीकंजेशन को डीकंजेशन ड्रॉप्स दो पहले, ठीक है, एंटी एलर्जी मेजर्स, एंटीबायोटिक्स, एंड इफ यू कंसीडर इट कि वल्सल्वा मैनूवर से नहीं हो रहा रिपीटेटिव में, तो आप मिडिल एयर एडिशन, वल्सल्वा मैनूवर पोलिटराइजेशन, 5 साल का बच्चा है ये, उसके बाद सर्जिकली उसमें मेनिंगोटमी करो ग्रो में इंसर्शन करके। लाउड वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं था, लाउड वॉल्यूम का सिर्फ ये मतलब था कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, जस्ट टू टेल यू दैट द चाइल्ड इज अनेबल टू हियर लाउड वॉल्यूम। टीवी ऊंचा ऊंचा सुनो तो सुनाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता। तो अब ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉजिंग सिम्टम्स इन एयर। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्लू एयर इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है आप एंटीबायोटिक्स दे दो, नेजल डीकंजेशन दे रहे हो, उसको एक्सरसाइज बता रहे हो, वल्सल्वा मैनूवर, पोलिटराइजेशन अगर चाइल्ड कर नहीं सकता। इट्स सी, वेंटिलेशन ट्यूब को क्या कहते हैं हम, ग्रो में इंसर्शन।
उसके बाद आ गया CSOM। ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन होगी, इसमें ग्रेनुलोमास मिलेंगे, पोलिप्स मिलेंगे और परफोरेशन मिलेगी। कुड बी सेंट्रल और कुड बी मार्जिनल। अब इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई, बट प्लीज राइट इट डाउन। इट्स इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मोर देन 3 months, chronic is more than 3 process, regenerative processes involving middle layer। अब 3D से करना है। डिफेक्ट इन tympanic membrane could be central और marginal। प्रोग्रेसिव डेफनेस है, पहले कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी, फिर वो बाद में सेंसरी न्यूरल बन जाएगी जब नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। और डिस्चार्ज होगा, इसमें कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हो रहा है, मोर देन 3 months हो गया। Complications of glue ear, सारी the child will have conductive hearing loss, unable to concentrate, उसकी डेवलपमेंट सारी खराब होगी। उसके बाद the things you don't treat, उसकी सारी complications डेवलप होने लग जाती हैं, राइट। क्लोस्ट्रोमा फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद CSM स्टार्ट हो जाएगा, tympanic membrane डेथ हो जाएगी, उसमें पहले फ्लूइड भरा रहेगा, देन इट विल बिकम एट्रोपिड। ये CSOM कर दिया हमने, वी फिनिश्ड ग्लू एयर। अब हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कर रहे हैं। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस मोर देन 3 months विद रीजनरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग मिडल लेयर। ठीक है, इंसीडियस इन ऑनसेट, 3Ds एंड डिफेक्ट क्या सेंट्रल हो सकता है, मार्जिनल हो सकता है। डेफनेस विल बी प्रोग्रेसिव, इनिशियली कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बट जब नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस स्टार्ट हो जाएगा और डिस्चार्ज होता रहेगा कंटिन्यूस। ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस। अच्छा, अगेन जो एयर ड्रम परफोरेट होता है विद इन 2 months साइमल्टेनियसली हील कर जाता है अगर हम कुछ ना भी करें तो। अब जो एपिथेलियम लाइनिंग है, जो इंटीरियर इंफीरियर पार्ट है हमारा मिडिल एयर का, उसमें सीलिएटेड है। ठीक है, मिडिल पार्ट में क्यूबोइडल है और एटिक में स्क्वेमस है। एटिक होता है ये टॉप वाला पार्ट, जो घरों में एटिक बना होते हैं, जो हम इंग्लिश मूवीज में देखते हैं। उसके बाद है कोलिस्टिटोमा। कोलिस्टिटोमा होते हैं एबनॉर्मल स्किन, ठीक है, एबनॉर्मल स्किन और स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड बिहाइंड द एयर ड्रम। ये इसका नाम ओमा, इट्स नॉट अ कैंसर, लेकिन इसका नाम ओमा है, इट्स नॉट अ कैंसर और कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन ग्रोथ है बिहाइंड द ईयर। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड टू CSM, उसमें कोलिस्टोमा की थीरीज और चीजें कर लेते हैं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि CSM में प्रोसीड कैसे करें। अब कोलिस्टोमा की आपने जो डेफिनेशन लिखनी है, उसमें लिखना है इट्स अ एबनॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम स्किन ग्रोथ ऑफन फाउंड बिहाइंड द ईयर ड्रम। और जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है, दे हैव गिवन स्किन इन द रॉन्ग प्लेस सिंपली। अब इसकी थीरीज हैं, दे आस्क्ड यू थीरीज कैसे ओरिजिनेट हुआ, हाउ डिड कोलिस्टोमा ओरिजिनेट। या तो यू वर बोर्न विद दिस, कंजेनिटल सेल थे आपके पास प्रेजेंट। सेकेंड थीरी सेज कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जब रिट्रैक्ट हो रही थी, कौन कौन सी डिजीज में आज हमने रिट्रैक्शन पढ़ी है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो क्यों रही थी। ASM में हो रही थी और ऑल रिलेटेड टू यूस्टेशन ट्यूब। जैसे ही आप यूस्टेशन ट्यूब को ब्लॉक करते थे नेगेटिव एयर प्रेशर की वजह से वो पीछे चली जाती थी, तो जब ये पीछे जा रही है, ठीक है, रिट्रैक्शन पॉकेट बन रही है, इस पे ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, इस थ्योरी को कहते हैं विटमैक्स थ्योरी। थर्ड थ्योरी है बेसल हाइपरप्लेजिया की, राइट। थर्ड थ्योरी इज बेसल हाइपरप्लेजिया, जिसको रूडी थ्योरीज कहते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, बेसल सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुई और उसके बाद क्या हुआ, सेल्स जो जो इन्फेक्शन के बाद सेल्स आए वो स्क्वेमस थे,
दिस इज रूटीज थ्योरी, रूट इन्फेक्शन। थर्ड थ्योरी सेज कि जब परफोरेशन हुई थी ना, हीलिंग हुई ना, जब परफोरेशन के बाद हीलिंग हुई, हैबरमैन सेज जो परफोरेशन के बाद हीलिंग हुई ना, तो स्क्वेमस की हीलिंग होगी। और फिफ्थ थ्योरी इज सैडीज थ्योरी दैट सेज जैसे हमारे लंग्स में मेटाप्लेजिया हो जाता है ना जब स्मोकिंग करते हैं हम, मेटाप्लेजिया होता है एक एपिथेलियम से दूसरे एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाना। जैसे हमारे लंग्स में मेटाप्लेजिया हो जाता है, वो कहते हैं हमारे जो है ना कान में मेटाप्लेजिया स्टार्ट हो गया। अब देयर आर 5 थ्योरीज, ठीक है, इसको दोबारा देखो। 5 थ्योरीज। पहली तो कहती है कंजेनिटली यू वर बोर्न विद द रॉन्ग सेल्स, राइट। फर्स्ट इज कंजेनिटल, इसकी वो क्लासिफिकेशन भी पूछता है, तो एक आपने कंजेनिटल करनी है, दूसरी आपने लिखनी है एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड कॉज में जब आपका रिट्रैक्शन पॉकेट बनी ना टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। दिस थ्योरी इज विटमैक्स थ्योरी। दूसरी रूट रूट थ्योरी, रूट इन्फेक्शन। इट से जब इन्फेक्शन हुई थी ना, उसके बाद जो एपिथेलियम बनी थी, इट वाज स्क्वेमस, ठीक है, ये इन्फेक्शन के बाद। तीसरी थ्योरी है हैबरमैन। हैबरमैन सेड कि जब परफोरेशन हुई थी उसके बाद जो हीलिंग हुई, कि देखो परफोरेशन हुई, जो हीलिंग हुई ना, वो सारी की सारी स्क्वेमस एपिथेलियम की आ गई थी, ठीक है, परफोरेशन के बाद। और स्टेडी थ्योरी सेड कि मेटाप्लेजिया हो जाता है, बाकी बॉडी के पार्ट्स में भी होता है, तो आपके कान में हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये कोलिस्टोमा आ गया, दिस इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है। स्टेडी थ्योरी सेज कि बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी तो होता है मेटाप्लेजिया, एक एपिथेलियम दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, तो व्हाई नॉट एयर, एयर में भी मेटाप्लेजिया और इट्स गेटिंग कन्वर्टेड। अच्छा, अब देखो यूस्ट्रेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन हुई, persistent नेगेटिव प्रेशर बना, रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन गई। विच थ्योरी इज दैट रिट्रैक्शन पॉकेट के बाद कोलिस्टोमा को फॉर्मेशन होना, विच थ्योरी इज दैट? Is voice is my voice audible now? नेगेटिव एयर प्रेशर से रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनी, ठीक है। उसके बाद रिट्रैक्शन पॉकेट के बाद विटमैन थ्योरी सेज कि जो रिट्रैक्शन पॉकेट के बाद एपिथेलियम होना है वो स्क्वेमस एपिथेलियम बना। सेकंड, दैट देयर वाज आफ्टर इन्फेक्शन जो प्रोलिफरेशन हुई वो स्क्वेमस की हुई, ठीक है। और उसके बाद रूट थ्योरी, दिस इज रूडीज थ्योरी, रूडी सेज इन्फेक्शन के बाद क्या हो गया, बेसल सेल हाइपरप्लेसिया हो गई। उसके बाद हेबरमैन थ्योरी सेड कि जो परफोरेशन हुई ना, उसके बाद जो हीलिंग हुई उससे परफोरेशन के ऊपर स्क्वेमस सेल बन गए, राइट।
और सैडी सीरी सेट के मेटाप्लेजिया बॉडी में भी तो होता है, तो व्हाई नॉट योर मिडिल एयर। अच्छा, और ये जो कोलिस्टोमा होता है ना, ये बोन डिस्ट्रक्शन पता है कैसे कॉज करता है? तो कोलिस्टोमा बोन की डिस्ट्रॉय करने की इसके पास प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज इट हैज एंजाइम्स, कोलेजनेसिस, फॉस्फेटेसेस, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स, जो कि ऑस्टियोक्लास्ट और मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स करते हैं, जो कि सारा इरोड करती जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात बतानी है, पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। ये देखो, यहाँ पे सेंटर में जो होता है ना, पार्स टेंसा होता है, जहाँ पे ये फिंगर डाल रही है, और पार्स फ्लैसिडा जो होता है साइड्स पे होता है। ये आप लोग बेशक पेपर की फॉइल चढ़ा के देख लेना, सेंटर में टेंस होती है और साइडों पे लूज होती है, जहाँ से आपने फोल्ड की होती है। जस्ट टू मेक यू मेमोराइज, पार्स टेंसा सेंटर में होती है। और पास फ्लैसिडा से, और ये थी जो पूछ रहे थे, इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट इस तरह से डिवाइड करते हैं, उसमें कोन ऑफ लाइट नजर आती है इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट पे, उसके ऊपर इंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंफीरियर, इस तरह से हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। मोबाइल पार्स टेंसा तो नहीं हो सकती ना, पार्स फ्लैसिडा ही होगी मोबाइल। वेट अ सेकेंड, मोबाइल जहाँ पे फिंगर लगा रही पार्स टेंसा पे ही है, जहाँ पे टेंस हुई है वही मोबाइल है। साइडों से कैसे मोबाइल होती है, ये करके देखना जरा, बाउल पे चढ़ाना, पास टेंसा इज सेंटर, पास प्लेसिडा इज मार्जिनल, और पास टेंसा ही मोबाइल है। साइडों से कोई मोबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो लूज होता है पास प्लेसिडा साइडों वाला। क्या रिपीट कर दूं, ये जो एयर ड्रम होता है इसको 4 क्वाड्रेंट्स पे डिवाइड करते हैं, जहाँ कोन ऑफ लाइट आती है वो इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट होता है, उससे ऊपर इंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर, उसके ऊपर पोस्टीरियर सुपीरियर, और इसके पीछे पोस्टीरियर इंफीरियर, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखो, ये परफोरेशन नजर आ रही है, सेंट्रल परफोरेशन, एंड दिस इज ग्रेनुलोमेटस टिश्यू, कोलिस्टोमा। अब दो टाइप्स के होते हैं सीएसओएम में, एक ट्यूबोटिम्पैनिक होते हैं, एक एटिको एंट्रल होते हैं। एटिको एंट्रल में जो होते हैं ना, ये होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 4, ट्यूबोटिम्पैनिक में सेंट्रल होती है, एटिको एंट्रल में ऊपर होती है या मार्जिन पे होती है परफोरेशन। ठीक है, ट्यूबोटिम्पैनिक जो होता है फ्रेंडली होता है, माइल्ड होता है, इसमें जो डिस्चार्ज होता है, हेयरिंग लॉस यूजुअली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, डिस्चार्ज जो होता है वो इतना स्मेली नहीं होता। एटिको एंट्रल में कम डिस्चार्ज होता है और वेरी फाउल स्मेलिंग होता है। डिस्चार्ज स्केंटी फाउल स्मेलिंग किस में होता है? ए में, एटिको एंट्रल में। कॉम्प्लिकेशंस भी एटिको एंट्रल में ज़्यादा होती है। ठीक है, हेयरिंग लॉस कंडक्टिव टाइप होता है, बट एटिको एंट्रल में क्या होता है, सेंसरी न्यूरल भी स्टार्ट हो जाता है। ग्रेनुलेशन पोलिप्स जो है ये भी एटिको एंट्रल में ज़्यादा कॉमन है। ये देखो, एटिको ग्रेनुलेशन ऊपर की तरफ होगी ये, अगर सेंट्रल होती तो क्या होती, ट्यूबोटिम्पैनिक, ट्यूब की तरह सेंटर में होती। ये एटिक है, एटिक का सिर्फ याद रखने के लिए कि ऊपर की तरफ होती है इनकी। अब ओरल पोलिप्स, कान के अंदर भी पोलिप्स होते हैं, ये ग्रोथ होती है आउटसाइड एयर कैनाल नजर आ रही होती है। मोर कॉमन इन विच टाइप, ट्यूबोटिम्पैनिक और एटिकोएंट्रल। एटिकोएंट्रल इज डेंजरस टाइप, उसी में ज़्यादा कॉमन होती है। ग्रेनुलेशन भी, ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सरफेस एपिथेलियम को ब्रेक करके बनता है,
and it is more common in epicoentral type. देखो ट्यूबर टेम्पेनिक इज सेफ, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और बदबू भी नहीं आ रही। सेंट्रल परफोरेशन है, ग्रेनुलेशन, पोलिप्स वगैरह लेस कॉमन है, कोलिस्टोमा भी नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कम है, कुड बी माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग है। जब मिक्स होता है तो इसका मतलब है कि नर्व को इन्वॉल्व कर रहा है। नर्व को क्या होता है, एटिकोएंट्रल इन्वॉल्व करता है। इसमें थोड़ा सा डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग, एटिक पे है या मार्जिन पे है, ठीक है, मार्जिन पे है या ऊपर की तरफ है इसका, और इसमें ग्रेनुलेशन, पोलिप्स, कोलिस्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। दे विल आस्क यू कि एटिकोएंट्रल कब आइडेंटिफाई कर लोगे, कहेंगे अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है एटिकोएंट्रल, व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोलॉजी इन एटिकोएंट्रल, कोलिस्टिटोमा जो रिकरेंस है स्किन, और कोलिस्टिटोमा के पास ऐसी क्या पावर है कि सब कुछ वो अरोड कर रही है, ब्रेन तक इन्फेक्शंस को सेपरेट करा रही है। उसमें ना बोन डिस्ट्रक्शन पावर्स थी, कोलिजनेसिस, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स थे जो ऑस्टियोक्लास्ट और मोनो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज करते, सारी डिस्ट्रक्शन हो रही थी। अब ट्यूबर टिम्पैनिक जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बाद सेंट्रल परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है, यूस्टिशियन ट्रोब ब्लॉक है, आपने एएसएम को ट्रीट कर दिया था एंटीबायोटिक का कोर्स देके, बट टॉन्सिल एंड एडिनॉइड्स वर नॉट ट्रीटेड। एटिकोएंट्रल की जो है ईटियोलॉजी वो कोलिस्टिटोमा है, वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट क्या करनी है इन लोगों की, एग्जामिनेशन अंडर यूए करना है, देन ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, एनेस्थीसिया लिखा हुआ, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप करना है, इनके कान का अच्छी तरह देखना है। क्या क्या देखना है, आई हैव टू फाइंड पोलिप, ग्रेनुलेशन, आई हैव टू सी प्रेजेंस ऑफ कोलिस्ट्रोमा। ये सारे फीचर्स विल हेल्प मी कि कौन सी वाली टाइप है, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में क्या देखूंगी, बोन कंडक्शन इज बेटर देन एयर कंडक्शन, विच कंडक्शन इज बेटर। कल्चर एंड सेंसिटिविटी से पता चल जाएगा एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स एयर ड्रॉप्स कौन से वाले देने, और मेस्टोइड एयर सेल्स को इन्वेड किया हुआ है उसने, कितना डिस्ट्रक्टिव है। अगर मुझे डिस्ट्रक्शन मिल जाती है मेस्टोइड एयर सेल की तो इसका मतलब है इट्स अ टाइप ऑफ एए, एटिकोएंट्रल में ज्यादा डिस्ट्रक्शन है क्योंकि उन्हीं के पास पावर है बोन डिस्ट्रॉय करने की। ये देखो ऑडियोग्राम है सीएसओएम का, रेड कलर इज फॉर राइट, रेड कलर ब्लू से, और दोनों में एयर बोन कंडक्शन का डिफरेंस है। आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, स्वैब ले लो उस डिस्चार्ज का और उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए पैथो लैब भेज दो। एक्सरे में क्या, एक्सरे मेस्टोइड में आप देखोगे कोलिस्टोमा नजर आएगा, क्लाउडिंग ऑफ मेस्टोइड एयर सेल्स भी आ सकती है नजर। टेम्पोरल बोन देखनी है कि इज इट इफ इन्वेडेड बाय इट और नॉट। उसके बाद हम करेंगे मैनेजमेंट कैसे करनी है। ट्यूबर टेम्पैनिक है तो सिंपल है, आप एयर को क्लीन करो, एंटीबायोटिक एयर ड्रॉप्स दो, ठीक है, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और नेजल डीकंजेशन दो। और सर्जरी करनी है तो मेरिंगो टेम्पेनोप्लास्टी, एंड देन पहले उसको होल देके उसमें से निकाल दो एंड देन रिकंस्ट्रक्ट इट, फ्लूइड को ड्रेन करा दो एंड देन रिकंस्ट्रक्ट इट। एटिको एंट्रम में क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने एंटीबायोटिक देनी, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में हम कभी भी सर्जरी नहीं करते। एंटीबायोटिक देके आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करो, या मॉडिफाइड मेस्टोइडेक्टमी करो, या रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी करो। कॉर्टिकल को हम कनाल अप प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है, रेडिकल को हम कैनाल डाउन प्रोसीजर करते हैं, और एटिको एंट्रल टाइप में कैनाल डाउन और रेडिकल जो है इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। बताओ क्यों। एटिको एंट्रल में हमने कैनाल, रेडिकल का मतलब होता है पागलों की तरह सारा सफाई करनी, इसलिए क्योंकि कोलिस्टिटोमा है और वो रिकरेंस उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी इन्वेट कर रही है, तो हमने डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर करना है।
और एक एमसीक्यू आता है, रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी में कौन सी बोन नहीं रिमूव करते, स्टेपीज नहीं रिमूव करते। अच्छा, अब ये मेस्टोइडेक्टमी समझ लो। कनाल अप एंड डाउन का क्या आइडिया है, क्या चीजें हैं ये? व्हाट इज योर, क्या चीज है कनाल अप एंड कनाल डाउन प्रोसीजर? देखो, कनाल अप प्रोसीजर है कि आप ऊपर ही बैठे हो, यहाँ से इंसिजन दोगे हेयर लाइन, और जो मेस्टोइड एयर सेल्स हैं उनको आप निकाल दोगे। ठीक है, कनाल अप प्रोसीजर है, सिर्फ ऊपर से ही सफाई कर दी। ये कॉर्टिकल और सिंपल मेस्टोइडेक्टमी है। अब रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी में क्या करते हो, इन्वेड करते हो, पूरा नीचे तक जाते हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, अभी सुपरमिएटेड ट्रायंगल बताई थी, उससे आइडेंटिफाई करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे जाते हैं, और सारी की सारी MIS सब रिमूव करना है, सब कुछ सफाई कर देनी है। क्यों? क्योंकि देर इज कोलिस्टिटोमा एंड इट्स रिकरेंस इज कॉजिंग इंट्राक्रेनियल एंड एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस। रेडिकल आप तब करते हो जब एटिको एंट्रल वाला CSM होता है। अब एक चीज है मॉडिफाइड रेडिकल, उसको क्या करते हो, जब रेडिकल प्रोसीजर सारा कर दिया ना, बाद में क्या करते हो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हो कोई भी प्रोस्थेटिक्स यूज करके, प्लास्टिक के, टेफ्लॉन के यूज करके उसको रिपेयर करते हो, उसको सही करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, कैनाल डाउन प्रोसीजर में आप क्या करते हो, पूरी मेस्टोइड कैविटी खोलते हो, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, सारी बोन्स रिमूव करते हो सिवाय स्टेपीज के। और कैनाल अप प्रोसीजर में ऊपर ही बैठे रहते हो, सिर्फ कैविटी को, मेस्टोइड सेल्स को स्कूप आउट कर देते हो। अब कैनाल अप प्रोसीजर तो नॉर्मल अपेयरेंस होती है मिएटिस की, लेकिन इसका रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है। कोलिस्टोमा को आपने पूरा साफ नहीं किया, नीचे जाके स्कूप आउट करना था, यू डिड नॉट क्लीन इट ऑल। ठीक है, उसके बाद कैनाल वॉल डाउन में सारा का सारा आपने रिमूव कर दिया। इसमें अब पेशेंट के पास लिमिटेशन होगी, स्विमिंग नहीं कर सकता, सारा का सारा उसका खुला हुआ है, और इसको आप जो रिहेबिलिटेट करोगे, आपने सारा क्लीन कर दिया था, इसमें आप फिट भी नहीं कर सकते क्योंकि कान के पीछे आपने सारी चीजें रिमूव की हुई है। प्रॉब्लम्स इन फिटिंग, ठीक है, ऑल्टरी रिहेबिलिटेशन भी कम है, लेकिन इसका रिकरेंस रेट जो है ना कोलिस्टिटोमा का कम है। सारी आपने सफाई कर दी थी, नीचे जाके कनाल वॉल डाउन कर दिया था। अच्छा, try solve this way. 20-year-old female had right temporal bone abscess drained by neurosurgeon 2 weeks back. She is referred to ENT department with a history of foul smelling, air discharge, hearing loss, vertigo, right facial palsy. क्या आंसर है इसका? She is found to have atic perforation. अच्छा, ये आंसर ऐसे लिखना है, CSOM of eticoenteral type presenting with complication like facial nerve palsy and vertigo. प्लीज आंसर इस तरह से लिखना है। और इन्वेस्टिगेशन भी हमारे पास, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, ऑडियोग्राम से देखना था कौन सा कंडक्टिव लॉस है। माइक्रोस्कोप में आई वुड लाइक टू सी ग्रेनुलेशंस हैं कि नहीं, परफोरेशन है कि नहीं, इज देयर पोलिप प्रेजेंट, ग्रेनुलोमा टिश्यू, कोलिस्टोमा है कि नहीं। उसके बाद कल्चर एंड सेंसिटिविटी सो दैट आई कैन गिव बेटर एंटीबायोटिक्स, एंड एक्सरे मेस्टोइड साइनस। ठीक है, शोल्डर व्यू, वो मैंने क्यों देखना है, मैंने देखना है कि अगर बोन डिस्ट्रक्शन है तो देयर इज अ फीचर ऑफ एटिकोएंट्रल, क्योंकि उन्हीं के पास कोलेस्टोमा है, उनके पास ही पावर है बोन डिस्ट्रॉय करने की। हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट? अब ये एटिक परफोरेशन वाले, इनको कैसे ट्रीट करना है? Acutely I will prescribe antibiotics, but actual treatment lies in canal मेस्टोइडेक्टमी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या है, कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर, जिसको हम मॉडिफाइड
रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी पहले हम करते थे, अब हम मॉडिफाइड भी करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, इसको सिर्फ चीज़ें खाली करके स्कूप आउट करके नहीं छोड़ देते, वी कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल एयर एज वेल। तो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अच्छा, try solving this. A middle-aged man presented with right-sided air discharge for last 3 years, along with impaired hearing. Sometimes he experienced spells of vertigo. For few minutes, chakkar aate hain usse, reveals smooth mass in auditory pressure. Patient shows mixed type of deafness. What is your provisional diagnosis? What pathological process is going on? Investigation management plan. CUSOM तो पता चल गया कौन सी टाइप का है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस बता दे। कोलिस्टोमा के साथ कैसे लिखना है, हाउ विल यू राइट इट? ये देखो, ये ऐसे लिखना है कि इस्यूशन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हुई, प्रोसेस्ड नेगेटिव प्रेशर हुआ, देन एटिक एटिक और posterior superior retraction pocket बनी, and then the epithelium converted into squamous type. उसके बाद कोलिस्टोमा हैज द पावर, डिस्ट्रक्टिव पावर, इनके पास एंजाइम्स हैं, इसके सारे इरोजन हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इंफेक्शन इज कंटिन्यूइंग। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM, कॉम्प्लिकेशन जो है इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल है, ठीक है। जो इंट्राक्रेनियल है वैसे याद करनी है, MOSBEL, मॉसबेल, ठीक है। मेनिंजाइटिस, O for otitic hydrocephalus, S for subdural empyema or abscess, B for brain abscess, E for extradural abscess, L for lateral sinus thrombophlebitis। और एक्स्ट्राक्रेनियल ऐसे याद करनी है, PALMF, F for facial palsy, right? M for mastoiditis, L for labyrinthitis, ठीक है। P for petrositis, palm F and Mossbell। इस MCQ को सॉल्व करो। एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM, what is the extracranial complication of CSOM? कैसे सॉल्व किए? डी एक्स्ट्राक्रेनियल होती है, एक्स्ट्राक्रेनियल PALMF, फेशियल नर्व, एक्स्ट्राक्रेनियल पूछा था उसने, तो फेशियल नर्व पाल्सी, ठीक है। मेस्टोइडाइटिस, लेब्रिथाइटिस और पेट्रोसाइटिस। तो इधर तो दो हैं, लेब्रिथाइटिस भी है, फेशियल नर्व पाल्सी भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब ड्यूरल एब्सेस जो होती है, ब्रेन की कितनी मेनिंजेस होती है? 3, ठीक है। बाहर से अंदर जाओ तो डी ड्यूरा रेकोनोइड पाया ब्रेन में। मैं अपने सर के बालों से अंदर की तरफ जा रही हूँ तो पहले क्या आएगी? ड्यूरा आएगी, देन रेकोनोइड और देन पाया। जो रेकोनोइड और ड्यूरा के बीच है वो सब ड्यूरल एब्सेस है, जो ड्यूरा के नीचे सब ड्यूरल एब्सेस है, राइट।
और जो ड्यूरा और बोन के बीच में है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस है। अब आगे एक्यूट मेस्टोडाइटिस, ये क्या हो गया, म्यूकोजल जो हमारे मेस्टोइड एयर सेल्स है ना उनकी इन्फेक्शन हो गई है। किस प्रोसीजर में हम सिर्फ ये मेस्टोइड एयर सेल इन्फेक्टेड क्लीन कर रहे थे? किस प्रोसीजर में हम मेस्टोइड एयर सेल सिर्फ इनको क्लीन कर रहे और नहीं कुछ करना? सिंपल कॉर्टिकल और सिंपल मेस्टोइडेक्टमी में हम इनको क्लीन कर रहे थे। अब इसकी ईटियोलॉजी क्या है कि आफ्टर CSOM और बीटा स्ट्रिप्ड बीटा इमुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकाई में मेस्टोइड एयर सेल्स हमारे सारे इन्फेक्टेड हो गए और स्वेलन हो गया एरिया, पीछे सारी स्वेलिंग होगी और एयर टर्न्ड इनवर्ड। ये इसको आयरन आउट साइन कहते हैं, ऐसा लगता है पीछे किसी ने इस्त्री की हो। पीछे एडीमा और किस डिजीज में हो रहा था? कान के पीछे एडीमा, जिसमें हम हाइग्रोस्कोपिक एजेंट दे रहे थे, फ्रंकल में हो रहा था, तो फ्रंकल इसका डीडी था। पैथोलॉजी क्या है? पस प्रोड्यूस हो गई है, हाइप्रीमिक डीकैल्सिफिकेशन हो गई है। अच्छा, डीकैल्सिफिकेशन, ऑस्टियोक्लास्टिक रिसॉर्प्शन, कौन सा ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसके पास ऐसे एंजाइम थे जो बोन्स को रिजॉल्व कर रहे हैं और पस प्रोड्यूस करे जा रहे हैं? कौन सा पैथोलॉजिकल प्रोसेस था व्हिच हैज दीज पावर्स? कोलिस्टोमा था, सिंपली उन्हीं के पास ये वाले सारे एंजाइम्स थे और उन्हीं के पास सारी पावर्स थी कि वेसल्स इनकॉज करके कैल्शियम सारा डिसॉल्व करवा लें बोनी वॉल्स का और पस को इन्वेट करता जाए। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगी? वो कहेगा एक कान के पीछे पेन हो रही है, फीवर का हाई ग्रेड फीवर होगा डिस्पाइट गिविंग एंटीबायोटिक्स, और 3 वीक से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। 3 वीक से ज़्यादा डिस्चार्ज का मतलब है कि CSOM है, CSOM की कॉम्प्लिकेशन है ये। अच्छा, मेस्टोइड टेंडरनेस होगी जब आप वहाँ पे टिप पे मेस्टोइड टिप पे हाथ लगाओगे तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन। एयर डिस्चार्ज होगा, लाइट हाउस साइन, ठीक है, विल बी सीन कमिंग अ सेंट्रल परफोरेशन पास्ट टेंसा से डिस्चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। मेस्टोइड रिजर्वॉयर साइन, जैसे ही आप मेस्टोइड को क्लीन करोगे, मोप आउट करोगे इनको, ये दोबारा से फिल हो जाएंगे एंड देन दे विल फिल अगेन एंड देन दे विल फिल अगेन। उसके बाद सैगिंग ऑफ पोस्टर सुपीरियर नियटल वॉल। पोस्टर सुपीरियर नियटल वॉल का क्या मतलब है जो सैगिंग हो रही है? ये देखो, सैगिंग ऑफ पोस्टर सुपीरियर नियटल वॉल, इस तरह से हमने डिवाइड किया था। ये हो गया इंटीरियर इंफीरियर, ये हो गया इंटीरियर सुपीरियर, ये हो गया पोस्टर सुपीरियर। ये देखो ये सैग कर रहा है, ठीक है। अंदर से पोस्टीरियर सुपीरियर नियटल वॉल सैग कर रही होगी, मेस्ट्रॉइड रिजर्वॉयर साइन होगा, एक दफा क्लीन करोगे तो कंटिन्यूसली पस आई जा रही होगी। पल्सेटाइल डिस्चार्ज होगा, जैसे लाइट हाउस से लाइट आ रही होती है वैसे पास्ट टेंसा से पस निकल रही होगी। और टेम्पेनिक परफोरेशन स्मॉल मिलेगी या सेंट्रल मिलेगी? पीछे जो होगा ऐसा लगेगा आयरन की हो। किसी का ना पीछे मेस्टोइड के पीछे देखना तो उसके अंदर काफी ज्यादा स्किन होती है और कर्व से बने हुए होते हैं। हेयरिंग लॉस विल बी ऑफ कंडक्टिव टाइप और पेशेंट विल बी इल, टॉक्सिक होगा। इन्वेस्टिगेशन में ल्यूकोसाइटोसिस हुआ होगा, WBC काउंट इंक्रीज होगा, PSR काउंट इंक्रीज होगा और टेम्पोरल बोन में क्लाउडिंग आएगी। एयर स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे। ट्रीटमेंट आपने हॉस्पिटलाइज करना, IV एंटीबायोटिक्स देने, अगेन मेरिंगोटमी करनी है। व्हेन पस अंडर टेंशन इज रिलीव बाय मेरिंगोटमी, इसको इंसिजन देके रिलीव कर देना है। इसमें हम कॉर्टिकल सिंपल मेस्टोइडेक्टमी करते हैं, कॉर्टिकल, और उसकी भी इंडिकेशन है जब सब पेरियोस्टियल पेरियोस्टियम में एब्सेस पीछे की तरफ चली जाए, सैगिंग मिले पोस्टर सुपीरियर वॉल की, रेजरवॉयर साइन पॉजिटिव हो, बार बार आ रही हो और एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी 48 आवर्स तक कोई इंप्रूवमेंट ना आए और फेशियल नर्व और लेब्रिंथाइटिस और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लग जाए, तब आप उसको स्कूप आउट कर दो। ये कैनाल अब प्रोसीजर है, मेस्टोइड एयर सेल्स रिमूव कर लो।
इसका डीडी है कि या तो स्कैल्प की कोई इन्फेक्शन हो सकती है, फ्रंकल इसकी सबसे बड़ी डीडी है, या फिर सेबेशियस सिस्ट हो सकती है कान के पीछे। अब मेस्टोडाइटिस और फ्रंकुलोसिस कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मेस्टोडाइटिस और फ्रंकुलोसिस को? मेस्टोडाइटिस में आपको एक्सरे पे मेस्टोइड एयर सेल्स के अंदर साइन में पस मिलेगी, फ्रंकल में ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रंकल में जो ऑरिकल लिम्फ नोड्स थे वो भी प्रेजेंट थे, ठीक है। ट्रेगस पे टेंडरनेस थी, इसमें पीछे कान के पीछे टेंडरनेस है, उसको ट्रेगस पे प्रेस करने से पेन होती थी। और सैगिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी वॉल और ये चीज़ें सारी मेस्टोडाइटिस में, फ्रंकल में ऐसा कुछ नहीं था। डेफनेस दोनों में प्रेजेंट है। एक होता है लेटेंट और मास मेस्टोडाइटिस, इसमें क्या होता है, बंदा एंटीबायोटिक्स ले रहा होता है, सीक्रेटली आपके मेस्टोइड साइनस सारे के सारे भरे होते हैं एंड नोबडी नोज एनीथिंग कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। स्लो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है मेस्टोइड सेल की, और एंटीबायोटिक इनएडुकेट थेरेपी ली होती है, पेन बिहाइंड द एयर हो रही होती है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, सारे सिम्टम्स वही आते हैं। इसमें भी कॉर्टिकल मेस्टोडाइटेक्टमी अंदर एंटीबायोटिक कवर करना है। अब मेस्टोइडेक्टमी कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है। मेस्टोइड सेल को रिमूव करना है फ्रॉम टेम्पोरल बोन। ये ट्राइंगल है हमारी जो बन रही थी, उसका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, राइट, ये आ गया क्रेस्ट, और देन देयर वाज, यहाँ से एंटर होके नीचे जाना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से एंटर होना है और सारा कुछ क्लियर करना है, बोन्स भी। इंसिजन हम ये देते हैं पीछे, पोस्ट ऑरिकुलर इंसिजन, और सारे सेल्स रिमूव कर लेते हैं। कॉर्टिकल को हम क्या कहते हैं, कैनाल वॉल अप, ऊपर ही जो पड़े हुई चीज़ों को निकालना होता है। और हमने रेडिकल करना छोड़ दिया है, वी डू मॉडिफाइड, रेडिकल करके हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, सिंपल में क्या करते हो आप, सिर्फ ओपन करते हो और रिमूव कर देते हो इन्फेक्टेड सेल्स को। रेडिकल में क्या करते हो, सब कुछ एयर ड्रम तक रिमूव करते हो, मिडल एयर सारे स्ट्रक्चर्स रिमूव कर देते हो। मॉडिफाइड में अब हम रिकंस्ट्रक्ट करने लग गए, वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इट, और यही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मॉडिफाइड। रेडिकल अब हम करके छोड़ते ही नहीं है एयर को, खाली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, a 7-year-old child who is chronically discharging left ear developed otalgia, retroauricular tender swelling, pinna protrudes outward forward, how will you manage? मैनेजमेंट में इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ठीक है। उसने डायग्नोसिस आपसे पूछा ही नहीं है क्योंकि डीडी कुड बी क्रॉनिकली डिस्चार्जिंग। ओके, क्या है इसका आंसर? इसमें सीबीसी कराना है, ईएसआर कराना है, एक्सरे कराना है, मेस्टोइड, एक्सरे मेस्टोइड, और सीटी टेम्पोरल बोन भी करा सकते हैं। एयर स्वैब लेके कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजना है, ठीक हो गया। उसके बाद एंटीबायोटिक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेना, एंटीबायोटिक देनी है और फिर कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करनी है। लेकिन कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी की इंडिकेशन है कि पोस्टो सुपीरियर वॉल सैक करी हो, पॉजिटिव रेजर्वायर साइन हो, उसके बाद हम ये निकाल देंगे। Wait a second, we did not do all complications. अच्छा, disorders of middle ear,
A 10-year-old girl has a sore throat for 4 days. Now she complains of severe pain in the left ear. What is the diagnosis and the treatment? Sore throat हो गया उसका. And now she complains of severe pain in the left ear. What is the diagnosis and treatment? कैसे पता ये ग्लू एयर है या फिर ये एएसओएम है? भाई इसमें कोई सिर्फ आपको ये लिखना है इसमें ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है. वी डोंट नो कि ये सीरियस है और ये सपरेटिव है. ठीक है, इसमें लिखना है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. ये सप्ली का पेपर है एंड दे ट्रिक्ड यू. इफ समबडी इज राइट गोइंग टू राइट इफ्यूजन, उसने कोई कहा है डिस्चार्ज और कोई डिस्चार्ज की बात हुई नहीं है. सबने या तो सपरेटिव बना लिया या तो ग्लू एयर बना दिया. इसको करेक्ट कर लो. इसमें कोई डिस्चार्ज की बात नहीं हुई. एयर पेन स्टार्ट हुआ, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ. अभी सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन हुई है. इफ यू रिमेम्बर हमने कैसे किया ये देखो एक्यूट ट्यूबल ब्लॉक हुआ था, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिडल एयर गैसेस हुई थी, नेगेटिव प्रेशर हुआ था, रिट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन हुआ था. ठीक है, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ उसका. इन कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द लेफ्ट ईयर, सोर थ्रोट के बाद देयर इज नो डिस्चार्ज अप टिल नाउ. सिर्फ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ये. इसका आंसर है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. कोई सप्रेशन कोई डिस्चार्ज की उसने बात नहीं की. आप लोग कोई बात नहीं करोगे सपरेटिव या फ्यूजन. अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या कराओगे? हिस्ट्री लोगे, साइन सिम्टम्स पूछोगे, ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग करोगे. क्या है कान में, क्या नजर आ रहा है, बबल्स नजर आ रहे हैं, और आर यू एबल टू सी डिस्चार्ज. एक्सरे करवा लो मेस्टोइड का. ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट से चेक करो कितनी डेसिबल का रीडिंग लॉस्ट ट्यूनिंग फोर्क से, ऑडियोमेट्री से एक्यूरेट पता चल जाएगा. राइट. उसके बाद ट्रीटमेंट करो. सोर थ्रोट का ट्रीटमेंट करो, एंटीबायोटिक्स दो, एंटी एलर्जीज. ठीक है, वल्सल्वा मैनूवर उसको समझाओ. डिस्चार्ज तो कोई है ही नहीं, सो यू डोंट हैव टू. डिस्चार्ज कोई है ही नहीं तो आपने लिखना नहीं है. ना ये सपरेटिव है ना ये फ्यूजन है. इट्स नन. इट्स जस्ट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. ये समझ आया कि डिस्चार्ज की उसने बात नहीं की तो आप लोग भी बात नहीं करें. ट्रीटमेंट गले खराब है, एंटीबायोटिक्स दो, एंटी एलर्जी दो. एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी, वल्सल्वा मैनूवर जो कराते हैं मिडिल एयर एरेशन के लिए. मिडिल एयर तो आपका ब्लॉक है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जी. 10 ईयर ओल्ड को आप वल्सल्वा मैनूवर समझाओ, वल्सल्वा मैनूवर करें. ठीक है, ठीक हो गया. वल्सल्वा. अगर आपके मेस्टॉइड, इधर तो अभी फ्यूजन तो हुई नहीं है, लेकिन मेस्टॉइड एक्सरे मेस्टॉइड्स आप कराओगे देखने के लिए कि मे बी देयर इज समथिंग पस वगैरह. लेकिन इधर तो कुछ भी नहीं है. कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ बच्ची को, तो कोई आपने नहीं लिखना इसमें सुपरेटिव या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया. हाँ, डिकंजेशन भी देंगे. वेरी गुड, डिकंजेशन भी देंगे. वल्सल्वा भी सिखाएंगे उसे. ब्लॉक हुई इसकी वजह से काम में, और ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है. देयर इज नो डिस्चार्ज. प्लीज डू नॉट मेंशन सुपरेटिव और ब्लू एयर. 0 मार्क्स. आगे देखो. A 4-year-old boy having problems in hearing for last 3 months. Mother says that the child keeps mouth open. Medical treatment has not helped. बताओ इसका क्या करना है. इन्वेस्टिगेशंस वही
ये भी डिसऑर्डर ऑफ मिडल एयर है। उन्होंने डायग्नोसिस आपसे पूछा ही नहीं क्योंकि आपने लिखना था एफ्यूजन या ग्लू है, एंड नन ऑफ दैट इज डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है आपने, ट्यूनिंग फोर्क करवाना है, ऑडियोमेट्री कराना है, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करा कर देखना है कि अंदर क्या चीज़ है, एक्सरे में स्टेरॉइड कराना है, और ट्रीटमेंट में क्या करना है, ओरल। इसमें आपने सारा ईएनटी का सारे एग्जामिनेशन कराने, गला नाक कान सारे देखने, तो आपको पता चल जाएगा माउथ क्यों ओपन रखते हैं, इसको एडिनॉइड्स है। एडिनॉइड्स की वजह से इसका क्रॉनिकली ब्लॉक है, जिसकी वजह से कानों में अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, हाइपरट्रोफीड एडिनॉइड्स। यार otitis media with the fusion they haven't given the complaint, I am repeating it again, otitis media लिखो सर, adenoid hyperplasia causing adenoids causing otitis media। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा प्लीज डू नॉट राइट अबाउट एनीथिंग अबाउट डिस्चार्ज। इन्वेस्टिगेशंस कराओ, सारा ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग कराओ, अपनी नेजल फाइंड दिखाओ, उसकी नोज दिखाओ, उसका ओरल फाइंडिंग, सारा थ्रोट एग्जामिनेशन करें, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। व्हाट ट्रीटमेंट हैव बिकम नेसेसरी, यहाँ पे आपने एडिनोइडेक्टमी लिखनी है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, नेजल डीकंजेशन, एंटी एलर्जी, उसके बाद क्या करना है, एडिनॉइड्स को रिमूव करवाना है, एडिनोइडेक्टमी करानी है। आगे देखो, व्हाट इज सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया, फ्लू है। इसमें क्या था, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन पेरेलेंट नॉन पसी एफ्यूजन इन द मिडल एयर क्लेफ्ट। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, 8-year-old boy got attack of acute coryza, after 2 years he starting having pain, fever, pain, deafness, on examination tympanic membrane is badly congested, congested का मतलब है blood vessels नजर आ रही है, bulging outward, Weber let rise towards the left ear, temperature is 103, WBC is 18,000, क्या चीज है ये, ASOM है। How will you treat the case, investigations कराओ and then treat the case। ASOM हम treat कैसे करते थे, सिंपली हम उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं, एम्पिसिलिन इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, नेजल डिकंजेशन, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, क्योंकि फीवरिश आया चाइल्ड, जरूर लिखने हैं एंटीपायरेटिक्स, तो चाइल्ड इज फीवरिश। अब बल्जिंग आउट हो रहा है, करनी है मेरिंगोटमी, यस, मेरिंगोटमी और टेम्पेनोटमी आई रेड के दोनों सेम चीजों का नाम है, डोंट कंफ्यूज, दोनों में आपने टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे इंसिजन करके निकालना है, मेरिंगोटमी भी करना है। बल्जिंग आउटवर्ड निपल साइन पे पॉजिटिव आया है, सुपरेटिव स्टेज में बच्चा आ गया, तभी इसको फीवर है। सारे इसका क्राइटेरिया पूरा होता है स्टेज ऑफ सुपरेशन का, फीवर, बल्जिंग। आगे है, a 4-year-old girl comes to you with a complaint of repeated episode of earache, hearing loss, sore throat, on examination ear drum is intact, ठीक है, इंटेक्ट है, फटा नहीं हुआ, डल लुकिंग और लैंडमार्क्स लॉस है। अब बताओ इसका क्या, रिपीटेड एपिसोड ऑफ earache, hearing loss। हाँ, कैसे पता चला सीरियस ओटाइटिस मीडिया, एंड क्योंकि डल लुकिंग है, उसी में डल लुकिंग थी और लॉस ऑफ ग्लू एयर है इसका आंसर। One investigation to confirm the diagnosis। अच्छा, ऑटोस्कोपी उसने ऑलरेडी कर ली है, उसमें उसको डल लुकिंग, लॉस ऑफ लैंडमार्क्स मिले। व्हाट इन्वेस्टिगेशन डू यू डू, यार इसका आंसर इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री है। उसमें कौन सा वाला ग्राफ मिलेगा, फ्लैट टाइप, जिसका मतलब होता है कि अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है। फ्लैट ग्राफ मिलेगा। व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ टेम्पेनोग्राम, नहीं सिर्फ एक आपने चीज लिखनी है दीना,
एक्सरे मास्टोइडाइटिस नहीं लिखना, उसने सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन लिखी है, वो इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री है। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें अगर फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना तो कर्व फ्लैट मिलता है, ये लिखना है। नीचे सवाल जो है वो भी उसने उसी से रिलेटेड दिया हुआ है कि व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ टेम्पेनोग्राम। ये देखो ये 4 टाइप होते हैं। ए जो होता है नॉर्मल होता है, ठीक हो गया, ए नॉर्मल टेम्पेनोग्राम होता है। बी में देखो ये फ्लैट टाइप होता है, और ये किस में होता है, ग्लू एयर में पॉजिटिव। फिर देखो सी, सी में सी क्या होता है, मैक्सिमम कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एयर ड्रम की, ठीक है। और ये मैक्सिमम कंप्लाइंस है नेगेटिव प्रेशर, ये नेगेटिव प्रेशर है, आगे पॉजिटिव। तो ये रिफ्लेक्टिव टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कब होगी, जब स्टीशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये ए एस जो होता है वो ऑटोसिक्लोसिस में होता है, और ए डी जो होता है वो ऑसिकुलर, जब एम आई एस आपका डिसकंटिन्यू, इसमें से एक बोन मिसिंग है, जुड़ी हुई नहीं है। ये ग्राफ्स करने हैं आपने। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री से आपको टेम्पेनोग्राम्स मिलेंगे, ठीक है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री इज अ टेस्ट व्हिच गिव्स यू टेम्पेनोग्राम्स, ठीक है। टेम्पेनोग्राम्स आप देखो, ए नॉर्मल कर्व है जो नॉर्मल ह्यूमंस में मिलेगा। बी में जब फ्लैट होगा इसका मतलब अंदर फ्लूइड आया होगा, समंदर की लहर की तरह जो मिलेगा। फिर सी में क्या होगा, नेगेटिव एयर प्रेशर वाला का मतलब होगा कि स्टीशन ट्यूब ब्लॉक है। ए एस होगा ऑटोसिक्लोसिस में, नीचे को देखो छोटा सा बना हुआ है। और ए डी में जब होगा, जब आपकी ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी, आपकी बोन्स में से एक बोन मिसिंग है या टूट गई है या जुड़ी हुई नहीं है। अदीला आपको समझ आए? ठीक है, आर दीज क्लियर? ए नॉर्मल है, बी में जिसमें फ्लैट है का मतलब फ्लूइड है, जो नेगेटिव तरफ गया होगा इसका मतलब स्टीशन ट्यूब ब्लॉक है। ए एस का मतलब ऑटोस्क्लेरोसिस, ए डी में क्या होगा, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी। Again, a 60-year-old patient uncontrolled diabetes का आगे है, excruciating pain in the left ear. He has facial palsy. Otoscope shows granulation in the external auditory canal, which is the most likely diagnosis. ESR 60 है। शाबाश। malignant otitis externa। अच्छा उसने लिखा हुआ what other cranial nerves are involved। What other cranial nerves are involved? Jugular foramen वाली, very good। cranial seventh involved है, इसके अलावा और कौन सी involved है? 9, 10, 11, 12, yes 10 is involved। आगे child brought to OPD with complaints of watching television, तो कर लिया था हमने। ये भी कर लिया था, persistent nasal discharge। 5 साल के बच्चे को persistent nasal discharge है for last 1 year, and now has started feeling decrease in hearing, still no history of air discharge, no fever, no pain। क्या हुआ इसका बेसिक प्रॉब्लम? इस 5-year-old child presented with persistent nasal discharge, rhinorrhea है इसको, ठीक हो गया, 1 साल से rhinorrhea। अब उसको सुनाई भी नहीं देता, उसका वो कहते हैं ना बुखार है ना कान में डिस्चार्ज है, क्या हो गया इसको? नो पेन और फीवर, क्या बेसिक प्रॉब्लम है? क्या बेसिक प्रॉब्लम है इसको? इस एट, can you tell me what's the problem in 5-year-old child presenting a persistent nasal discharge? बेसिक प्रॉब्लम क्या है इसका? उसने डायग्नोसिस नहीं पूछा, उसने कहा मुझे प्रॉब्लम बता दे।
यस, स्टेशन ट्यूब उसकी ब्लॉक हो गई है भाई, स्टेशन ट्यूब ब्लॉक है उसकी। व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू डू? आप उसकी ऑटोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस करोगे, आप उसकी गले की इन्वेस्टिगेशंस करोगे, नेजल इन्वेस्टिगेशंस करोगे, ओरल नेजल सारी इन्वेस्टिगेशंस करोगे, देन यू विल रीच देम। और क्या करवाओगे? एक्सरे नोज भी कराना है इसमें, ठीक है। डीएनएस हो सकता है, ऑल दोस कॉजेस जो कि करवा रही थी ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखो क्या था इसका, इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट और प्रोलॉन्ग्ड ट्यूबल ब्लॉक था, इसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। स्टेशन ट्यूब उसका ब्लॉक हुआ है, ये है उसकी अंडरलाइन प्रॉब्लम। वो आपसे डायग्नोसिस नहीं पूछ रहा, वो कहते हैं ना पेन है ना बुखार है, बहरा हो रहा है और नाक में कंटिन्यूसली इसकी डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे टू रीच, इन्वेस्टिगेशन वुड यू रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू रीच द डायग्नोसिस? व्हाट इन्वेस्टिगेशंस विल यू रिक्वेस्ट? ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स चाहिए मुझे, ऑटोस्कोप उसकी टेम्पैनिक मेम्ब्रेन देख के देख कैसा है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स चाहिए। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री तो दिखाएं कि उसमें क्या चीज है उसका, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री दिखा दें। लेंजिस्कोप, सॉरी, ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग एंड ऑडियोमेट्री करवाओ, ऑटोस्कोपिक एंड इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कराओ, टेम्पेनोग्राफ दिखा। हाउ विल यू मैनेज दिस चाइल्ड? जो प्रॉब्लम है उसकी वो रिजॉल्व कर दो आप। एक नेजल डीकंजेस्टेंट, एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक्स, डीकंजेस्टेंट, ठीक है, एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक्स। तो कर लिया था। यस, पार्ट बी का स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगा, आप एक्सप्लेन करना है स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हुई है उसकी। और देखो 25-year-old male presented with complaints of unilateral air block, intermittent air discharge. On examination, there is oral mass. History of air surgery in the last 6 years. Was just the most likely diagnosis? क्या diagnosis है? What is the most likely diagnosis? Khansa, I'm sorry, but etiquette don't write this. It's simply CSOM. CSOM. Just write CSOM. अब देखो, what are the most common causes of recurrence? Unless मेरे पास sufficient data हो, I'm not going to write etiquette panic क्योंकि marks कट जाएंगे. Just write chronic sophitis or ditis media. आगे common cause of recurrence क्या है? एक ही चीज थी जो recurrence करा रही थी, एक ही चीज से रिकरेंस करा रही थी, कोलिस्टिटोमा। ऑल्दो ये है एटिकोएंट्रली क्योंकि इंटरमिटेंट डिस्चार्ज है, उन्हीं का कभी कभार होता है, उसके बाद सर्जरी के बाद रिकरर हो रहे हैं, तो ये है एटिकोएंट्रमी। बट आई विल जस्ट राइट क्रॉनिक हेपेटाइटिस मीडियम। मोस्ट कॉमन कॉज कोलिस्टोमा होता है क्योंकि कोलिस्टोमा में एंजाइम्स होते हैं जो बोन एरोडिंग प्रोसेसेस होते हैं, ग्रेनुलेशंस। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक कवर देके इसका मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक कवर देके मॉडिफाइड। यस, कनाल वॉल डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, डिफाइन कोलिस्टिटोमा is an abnormal skin growth, squamous epithelium in the middle ear cleft behind the ear. What are the theories of origin? Can you recall some theories of origin?
कंजेनिटल था, विटमैक था, रूट सेज इन्फेक्शन की वजह से होता था। हेबरमैन के आगे इनकी मेमोराइज करनी है थी, सारी की सारी लिखनी, यू हैव टू मेमोराइज। कंजेनिटल सेल था, विटमैक सेल के जो रिट्रैक्शन हुई उसके बाद जो पॉकेट्स बनी, देन स्टार्टेड रूडी सेज इन्फेक्शन के बाद ऐसा हुआ। सादी सेल के पूरी बॉडी में मेटाप्लेजिया होता है, व्हाई नॉट एयर? हेबरमैन सेल के परफोरेशन के बाद ऐसा हो गया। उसके बाद हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ CSOM? IV एंटीबायोटिक कवर दो एंड modified radical mastoidectomy करनी है। A 25-year-old patient presented with chronic foul smelling discharge. Foul smelling is an alarm. From right ear, last 3 years of examination, posterior superior atic perforation. यहाँ पे please write atic perforation उसने खुद लिख दिया है, CSOM of eticoentrum, ठीक है, इसने खुद लिख दिया है posterior superior, जहाँ पे बहुत visible हो just right there only. ट्रीटमेंट ऑप्शन एंटीबायोटिक है हमारे पास है, वहाँ पे सर्जरी है। Enumerate the causes of chronic air discharge. Enumerate the causes of chronic air discharge. Serious otitis media is an acute condition, but CSM is right. और क्या चीज होती है? Chronic air discharge किन किन conditions में होता है? अगर कोई ट्यूमर हो तब भी chronic air discharge होता है। Foreign body, mastoiditis, cancer of air canal और कोलिस्टिटोमा में जो होता है, ये 4 DDs है आपकी chronic air discharge की। Foreign body, mastoiditis, cancer of air canal और कोलिस्टिटोमा। A 20-year-old male having discharging left ear since childhood. The air discharge is foul, scanty, at times blood stained. He has been brought in emergency with altered state of consciousness. What is the diagnosis? What is the diagnosis? You have to write CSOM of eticoentral type presenting with intracranial complication. बंदा होश में नहीं है, is most likely meningitis. इसका आंसर ऐसे लिखना है, CSOM of AA type, eticoentral type, presenting with intracranial complication. वो बेहोश हो रहा है। इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं जब CSOM का पेशेंट आता है? एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप करते थे, we do tuning fork, we do X-ray mastoids, cultural sensibility। और कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या कराते हैं? इसमें तो आई कैन सी ये मेनिंजाइटिस हुआ होगा, ठीक है, तो CT करा लो ब्रेन का, सारी वही इन्वेस्टिगेशंस लिख के एक CT करा लो ब्रेन का प्लीज। एक एक्स्ट्रा मैं लिखवा रही हूँ, CT ब्रेन करवा लो। बाकी IV एंटीबायोटिक्स देनी है, सेम वैसे IV एंटीबायोटिक्स, और जो रूट कॉज है मेस्टोइडेक्टमी प्लान करनी है, अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं। यस, मुझे बताओ इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन सी रहेगी? एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप कराओगे, ट्यूनिंग फोर्क से देखोगे कौन सी टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है, एक्सरे मेस्टोइडाइटिस, और CT ब्रेन इज मस्ट, CT ब्रेन इज मस्ट। IV एंटीबायोटिक्स देके यू विल प्रोसीड कि मैं कान की कैसे ट्रीट करूं। So try to solve a 25-year-old male presented with chronic foul smelling discharge from the right ear last 3 years से। Posterior superior attic, again the same question।
Let's try to solve this question. A 6-year-old man presented with right-sided air discharge for last 3 years along with impaired hearing. Sometimes he experiences spells of vertigo which last for few minutes. Otoscopic examination reveals smooth surface mass and external auditory meatus. Mixed type of deafness. What's the answer? What's the answer? Yes. CSM of etiquental type. What is the pathological process going on in the ear? क्या pathological process है? Pathological process. कोलिस्टिटोमा है. अच्छा जिसको समझ नहीं आ रहा ये देखो वर्टिगो और स्मूथ मास पोलिप नजर आ रहा है मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस इसका मतलब है क्रेनियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर लिया ना तो सेंसरी न्यूरल हो गया तो सेंसरी न्यूरल कितना डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं ना वो कौन सा वाला होता है this sort of destructive is which one eticoentral cholestroma osteomyelitis necrosing granuloma अगर देखो 20-year-old female had right temporal lobe abscess drained by neurosurgery 2 weeks back. She is referred to ENT department with history of foul smelling air discharge, vertigo, right facial palsy. On examination, external air under microscope, she is found to have atic perforation. तो simple है उसने खुद ही दे दिया CSOM of eticoentral type. अच्छा, can you enumerate complications of cholesteatoma? What are the complications of cholesteatoma? शाबाश बोन एरोजन लिखना है वेरी गुड पहले लिखना है CSOM और फिर आगे इंट्राक्रेनियल एक्स्ट्राक्रेनियल की 2 हेडिंग्स बना दें वही ये CSOM कॉज करेगा फिर इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन सारी की सारी वही लिख देंगे आगे देखो a 9-year-old child presents with recurrent bilateral air discharge for last 2 years the ailment could not be resolved despite repeated antibiotics दिखा रहा है hemoglobin कम हो गया lymphocytosis है shows कि infection है उसको examination of air shows profuse mucopurulent discharge central perforation in both ears nose examination revealed nasal discharge in both nostrils throat examination was unremarkable what is your provisional diagnosis शाबाश ये ट्यूबोटाइम्पैनिक टाइप है CSOM ऑफ ट्यूबोटाइम्पैनिक टाइप अब क्या इसकी बेसिक कॉज है क्या पैथोलॉजी हुई है ऐसी what is the pathology underlying it वही वही असेंडिंग इन्फेक्शन है यूस्टिशियन ट्यूब से ऊपर आ रही है इन्फेक्शन आ गई टॉन्सिल एडेनोइड्स में या ब्लॉक हो गए हैं यूस्टिशियन ट्यूब आगे a middle-aged man presented with unilateral air discharge for last 2 years एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवाया है यूज एटिक परफोरेशन हुई हुई ग्रेनुलेशन है थिक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है पैथोलॉजी प्रोविजनल डायग्नोसिस वेरियस थीरीज फॉर द जेनेसिस यहाँ पे कौन सी थीरीज लिखनी है कोलिस्टिटोमा की लिखनी है I think that's enough for today.